नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ट्विशा इंसाफ का इंतजार, जी हां, यह सवाल लगातार बना हुआ है। ट्विशा केस में 10 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है और ये मामला आत्महत्या है या फिर हत्या का मामला है, इसे लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है, सवाल बरकरार है और कानूनी जांच कई सवालों में उलझी हुई है। पुलिस लगातार केस की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन ट्विशा के परिजन को जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार इस हाई प्रोफाइल केस की जांच दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की मांग मंजूर कर ली है, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दूसरी तरफ आरोपी सास गिरिवाला सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी है, जबकि आरोपी पति समर्थ सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले समझिए और देखिए खास रिपोर्ट। ट्विशा शर्मा की परिवार की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। परिवार और उनके वकील आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। सरकार के इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है। ट्विशा शर्मा का केस लड़ रहे वकील का दावा है कि ट्विशा शर्मा और उनकी सास गिरिबाला सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से ये साबित होता है कि ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। भोपाल में हुए इस हाई प्रोफाइल केस ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों ही परिवार पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार है। ऐसे में शादी के बाद बीते 6 महीने में ट्विशा के घर के भीतर क्या कुछ घट रहा था, इसकी जानकारी परिजनों को ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये मान लिया जाए कि अगर इसकी जानकारी ट्विशा के परिवार को थी, तो फिर समय रहते ट्विशा की मदद क्यों नहीं की? क्या ट्विशा को उसका पति और सास पसंद नहीं करते थे? क्या ट्विशा पर ससुराल में किसी तरह की पाबंदी लगाई गई थी? आखिर वो कौन सी वजह थी जो आपसी झगड़े की वजह बनी? क्या पारिवारिक झगड़े को समय रहते सुलझाया जा सकता था, या फिर ट्विशा के लिए मरने से पहले कौन से रास्ते खुले थे? सवाल ये भी है कि ट्विशा जैसे दूसरे मामलों में किसी पीड़ित के लिए क्या आत्महत्या ही आखिरी उपाय है? क्या पीड़ित इंसाफ के लिए लड़ने से बेहतर आत्महत्या मान लेता है? किसी प्रताड़ना के शिकार व्यक्ति के मन में क्या विचार उठते हैं? आखिर किसी प्रताड़ित व्यक्ति के लिए कानून में क्या व्यवस्था है, और उससे भी अहम ये कि वो उस व्यवस्था पर कितना भरोसा करता है। ट्विशा जा चुकी है। 10 दिन से उसकी डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए मोर्चरी में इंतजार कर रही है। उसके परिजन इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। आरोपी सास जमानत पर बाहर है तो पति फरार है। जांच और अदालतें किसी नतीजे पर पहुंच भी जाए, तब भी ये सवाल समाज के सामने पूछा जाना जरूरी है कि क्या सच में ट्विशा की जान बचाई जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और एक सवाल लगातार बना हुआ है कि ये मामला आत्महत्या क्या है, क्या ये मामला हत्या का है? क्योंकि इस पर लगातार तर्क परिवार ने दिए हैं, पीड़ित पक्ष ने दिए हैं कि हत्या की गई है, तो ससुराल पक्ष कह रहा है कि इसमें आत्महत्या ट्विशा शर्मा ने की है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। राजश्री पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अधिवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद है। राजश्री जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही हमारे साथ काउंसलर हैं डॉक्टर अदिति सक्सेना। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजश्री जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे मामले में कई कानूनी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। इस मामले को आप लगातार देख रही हैं। पहले इस मामले को लेकर आप क्या देखती हैं? पीड़ित पक्ष का जो पक्ष है वो कितना मजबूत अभी आप देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारे जो पोस्टमार्टम की बात कही गई, दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला आ गया है, और साथ ही समर्थ सिंह जो कि उनके पति हैं, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। अभी इस मामले में आप क्या देख रहे हैं? कैसे और सहायता ऐसे मामलों में जो पीड़ित पक्ष होता है उसको मिल सकती है, और इस मामले को लेकर अभी क्या कहना है आपका? राजश्री जी। देखिए, किसी भी ऐसे मामले में निष्पक्ष जांच जो होती है, वही एक निष्पक्ष जांच आपको एक मुकाम तक ले जाती है। और इस प्रकरण में वो हत्या है या आत्महत्या, इसका जो एक विषय है, जांच का विषय है, और जांच के बहुत सारे बिंदु होते हैं। उन जांच के बिंदुओं की अगर निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, तब ये चीज़ें खुल के आएंगी कि वो हत्या की गई है उसकी या फिर आत्महत्या उसके द्वारा की गई है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच के आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो जांच है, वो आत्महत्या उसने की गई है या फिर उसकी हत्या की गई है। ये एक जांच का विषय ही है और इसी आधार पर इसका ही निराकरण होगा। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया कि जांच बहुत महत्वपूर्ण है और निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई प्रताड़ित शख्स होता है, ये मामला सिर्फ एक ट्विशा शर्मा का मामला है, बल्कि ऐसे कई मामले हमारे देश में देखने को मिलते हैं।
अगर जो पीड़ित पक्ष है वाकई में कोई प्रताड़ित हुआ है, किस तरह से मामले में हत्या की किसी को आशंका है, तो कानून में क्या प्रावधान है राष्ट्रीय जी? कानून क्या कुछ कहता है, कैसे सहायता मिल सकती है? अगर किसी महिला की अगर हत्या हुई है तो उसमें जब हत्या हुई है ऐसी जांच अगर पुलिस करेगी, उसमें कई हैं, उसके व्हाट्सएप चैट भी देखेंगे कि वो वाकई में प्रताड़ित थी, उसकी जो हत्या हुई है तो उसके संबंध में किस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, या अगर उसने सुसाइड किया है तो उसने खुद से फंदा लगाया है तो उसके जो बिंदु हैं कि वो फंदा लगाने के समय वो किस समय कहाँ पर मौजूद थी, उसने जो फंदा लगाया है उसका डिस्टेंस क्या है, क्या वो उसको ऊपर ले जाके कोई चढ़ा के उसकी सुसाइड के लिए उसको उकसा सकता था, या उसको फंदा लगा के उसको मार सकता था, या वो खुद ही चढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें भी कई चीज़ें हैं। और इसमें जो सबसे अहम है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका ऐसा अकेलापन था या उसको ऐसा लगता था कि अब जीवन में कोई रास्ता नहीं है, तो वो इस और बड़ी की उसको लगा कि अब सुसाइड ही उसका एक अंतिम उपचार है, ये इसी से उसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। और अगर अपन जांच में देखेंगे तो पुलिस इसमें कई प्रकार की फॉरेंसिक जांच भी होती है। बिल्कुल, देखिए अब क्या कुछ जांच होगी और जांच में क्या, क्योंकि जांच लगातार चल रही है, क्या कुछ आगे स्पष्ट चीजें होती हैं। फंदे का आपने जिक्र किया तो उस पर भी सवाल खड़े हुए कि जिस फंदे से फांसी लगाई गई थी उसको पोस्टमार्टम के बाद वहां हुआ मौके पर नहीं ले जाया गया, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए। खैर तमाम बिंदु हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रीति दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस से। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका, आप पर मैं आऊंगा। उससे पहले डॉक्टर अदिति जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आत्महत्या को लेकर अगर मामला बनता है या फिर जो कहा जा रहा है, जो तस्वीर दिखाई दी है, तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है? क्योंकि पारिवारिक मामले लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट में तमाम केस लंबित पड़े हुए हैं, ऐसी क्या स्थिति बनती है? आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप तमाम केस देखती होंगी कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए ऋषभ, बहुत सारे प्रोज एंड मतलब साइंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या जो विक्टिम है या जो पीड़ित है उसने किसी को हेल्प का बोला था क्या, उसने किसी के से हेल्प मांगी थी क्या, उसने परिवार से बोली थी, या उसने कोई भी साइंस दिए थे क्या। अगर ये मुझे जहाँ तक मेरी जहाँ तक न्यूज़ से मतलब पता चल रहा है मुझे, तो यहाँ पे उसने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए थे, उसने बहुत सारे साइंस दिए थे कि बहुत ज़्यादा वो फंस गई है या जिस भी तरीके से। वहाँ पे हम लोगों को या परिवार को या फ्रेंड्स को सपोर्ट में आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था या फिर उसे नहीं लग रहा था कि कोई सपोर्ट आ पा रहा है। उसमें उसने शायद ये कदम उठाया होगा या नहीं उठाया होगा, ये अभी भी जांच के जैसा, मगर हो सकता है कि एक इम्पेशेंट एक्ट है और वो सुसाइड में बदल गया, या हो सकता है कि वो गुस्से में, अग्रेशन में इतना थे दोनों जने कि वो सुसाइड या फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बहुत सारी जांच कही जा रही है, बहुत सारी बात कही गई, तो हम पहले से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक मामला अप्रैल में सामने आया था, बताया गया कि अप्रैल में वो प्रेग्नेंट थी और उस बार उनका अबॉर्शन भी करा दिया गया। तो ये धीरे धीरे चीजें क्या वाकई में आत्महत्या को प्रवोक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब कहीं पे अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता और उसे आसपास में तो सेफ्टी नहीं दिख रही है, उसको अपने जो क्लोज नेट है, जो परिवार है या जो भी उनके पास वाले जिनको वो पास मानती हैं, वहाँ से उनको कोई सेफ्टी नज़र नहीं आ रही, उनको कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि उनको नहीं दिख रहा हो भी सकता है कि वहाँ से सब कुछ प्रयास करे गए हों, मगर जब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल रहा है, तो कोई भी एक मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे आपका कोई परिवार वाला या आपके कोई आसपास वाले नहीं हैं जिनको आप पसंद करते हो या आप जानते हो। तो यस, एक्चुअली इट कैन हैपन। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादीशुदा जीवन में आजकल बहुत, ये 6 महीने का समय पूरी शादी को हुआ था, और ऐसे तमाम मामले हैं। तो क्या कुछ आगे और बिंदु जिसके लोग ध्यान रख सकते हैं या स्थिति बनती है तो क्या कुछ कर सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी एक बार फिर आपका स्वागत है, और पूरा मामला आप देख रही होंगी क्योंकि आप एक्ट्रेसेस हैं, और इससे पहले जो हमने देखा कि ट्विशा ने भी मॉडलिंग की और तमाम चीज़ों में वो करती रही थी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति अगर बनती है, अगर आत्महत्या को लेकर चर्चा हो रही है, क्या ऐसा होता है कि जब बहुत प्रेशराइज कोई हो जाए या तमाम परेशानी से लोग घिरे रहते हैं, स्ट्रेस हर किसी के पास है, तो आत्महत्या का कदम उठा लिया जाए? आप इस मामले को कैसे देखती हैं? कि
वो जिस फील्ड से थी ना, उस फील्ड में इतनी जल्दी ऐसा कदम उठाना तो बिल्कुल एकदम सोच के परे है। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो सामाजिक तौर से मॉडलिंग या फिर एक्टर या फिर कुछ ऐसे फील्ड से होती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और एकदम ही ब्रॉड माइंडेड होती है। तो मतलब आप सिर्फ दोनों पक्ष को देखिए, उसके मायके वाले को और उसके ससुराल वाले को, कौन ज्यादा इमोशन और किसकी फैमिली में ज्यादा दुख या पेन है, वो पूरा आपको उनको देख करके ही ना पता चलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एकदम साफ साफ पूरा दिख ही रहा है। क्योंकि अगर इंसान एक कुत्ता भी अगर ना पालता है तो उससे भी उसको ना प्रेम हो जाता है, पर उसकी सासू माँ सिर्फ उसके कंप्लेंट्स लेकर के बैठ रही है कि वो ऐसी थी, वो वैसी थी। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर किसी की बेटी अगर नहीं है तो उसकी माँ ये तो नहीं मतलब ये बोलेगी ना कि वो प्लेट नहीं रखती थी, पौधों को पानी नहीं डालती थी। ये कोई रीजन ही नहीं है। मरने के बाद आप ये सब क्या मतलब फालतू की बातें आप कर रहे हो। ये तो पूरा साफ साफ दिख रहा है। एक आंसू नहीं है उसकी सासू माँ की आंख में, एक आंसू नहीं है। आदमी जानवर भी अगर पालता है तो उसके मरने के बाद आजकल तो कितने सारे चीजें मतलब लोग वो कर रहे हैं, उसकी 13वीं तक कर रहे हैं, वो भी रो के गम में। तो वो तो एक इंसान थी, उसके घर की बहू थी, उनके बेटे की वाइफ थी, पर उनके फेस में देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल देखिए प्रीति जी, क्योंकि देखिए क्योंकि पारिवारिक विवाद भी थे, क्योंकि आप भी देखिए परिवार से जुड़ी है, सब चीज़ों को आप देखती हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है, परेशानियां सबको होती हैं। क्या पहले अगर इतनी परेशानियां बढ़ रही थी तो एक डिसीजन लिया जा सकता था कि मुझे अपने परिवार शिफ्ट होना है, नोएडा जाना है? क्योंकि मामला अचानक, क्योंकि ठीक बात है कि अब तर्क दिए जा रहे तो हत्या की बात भी दिखाई देती है, लेकिन जांच का विषय है। लेकिन क्या आप स्थिति देखती हैं कि पहले डिसीजन लिया जा सकता था, पहले परिवार के पास शिफ्ट हो जाती तो ये घटना शायद ना घटती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा मैं जानती हूँ, शायद वो बीच में अपने मायके में भी चले गई थी, क्योंकि उनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। चले गई थी मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो गई इसलिए क्योंकि चीजें ठीक नहीं थी। वो मतलब आजकल लोग ना चाहते हैं कि चीजें सॉल्व हो, कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि खूबसूरत लड़कियों का सचमुच में ना दिमाग नहीं होता, वो इमोशनल थोड़ा सा वीक होती है। कि अगर वो कुछ लोग अगर प्यार से बोल दिए तो उनको ये लगता है कि चीजें ठीक हो गई है, फैमिली अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वापस से एक बार एक चांस दे करके देखते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाती है। नहीं बिल्कुल देखिए, जो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं वो कभी ठीक नहीं हो सकता, इस चीज को समझना है। और जिंदगी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है, बहुत छोटी भी है। तो आप मिस्टेक एक बार होता है, 2 बार होता है, 6 महीने 1 साल से अगर नहीं चल रहा है, आप घर चले जा रही है, तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता। जो ठीक होता है वो कभी गलत ही नहीं हो सकता। इस चीज को समझना चाहिए आजकल की लड़कियों को। बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कई लोगों को समझना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का पूरा सवाल बन जाता है। और राजश्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि बहुत सारे रास्तों को लेकर बात की गई है, इस मामले को लेकर दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर भी शक परिवार को है, आशंका है कि यहाँ पर भी बेहतर जाँच नहीं हो रही है, बेहतर पूरी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या रास्ता इस पूरे मामले में परिवार का देखती हैं? और अगर किसी के साथ और एक घटना घट रही है और मामले हैं, तो पीड़ित पक्ष कौन कौन से कानूनी रास्तों का सहारा ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जो प्रावधान है उसमें घटना थाना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी प्रकरण का, आपराधिक प्रकरण का विचारण उसी न्यायालय में होता है जो उसके जुडिशियल एरिया में आता है, जहां घटना घटित हुई है। चूंकि घटना भोपाल में घटित हुई है, उसके सारे एविडेंस यहाँ हैं, उसकी जांच से संबंधित सारे दस्तावेज, साक्ष्य यहाँ पर हैं, तो यहीं पर ही, चाहे वो भले कहीं पर भी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो वहाँ पर इसका विचारण नहीं किया जा सकता, मतलब ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल तो भोपाल में ही होगा। और उन्हें भी विश्वास रखना चाहिए कि भोपाल न्यायालय भी ऐसा नहीं है, हमारे अच्छे न्यायाधीश हैं और वो कोर्ट पर उनका भरोसा होना ही चाहिए। आज देखिए कि उनका जो समर्थ है, उनकी जो है बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है और उन्हें सरेंडर लेकिन राजश्री जी, आप भी इस पूरे मामले में जानती हैं जो पूरा न्याय व्यवस्था है, क्या इन्फ्लुएंस की जो बात की गई, क्या वो कुछ हो सकता है? क्योंकि रिटायर्ड जज रह चुके हैं गिरिबाला जी, अब इस मामले में अब उनके ऊपर आरोप लगे कि लगातार प्रभावित करने की कोशिश की गई, जांच है, एफआईआर शुरुआत में दर्ज नहीं की गई, पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए। इस स्थिति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब परिवार वहाँ जो पीड़ित पक्षकार का जो परिवार है, जब यहाँ उपस्थित हुआ होगा तो उन्हें ऐसा लगा होगा, मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा लगा होगा कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको विश्वास रखना चाहिए न्याय प्रणाली पे, तो न्यायपालिका पे तो उनका विश्वास होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है।
उनको लगता है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, तो उनको आज देखिए आज की जो सिचुएशन है वो पुलिस ने जो है उसमें कई चीज़ें बताई हैं कि इसमें हत्या के भी चांसेस हो सकते हैं। इसमें अब जहाँ तक है मैंने बेल के उसमें मैं गई थी तो उन्होंने जो जांच प्रतिवेदन पेश किया था पुलिस ने, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसमें और भी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। तो हमारी जो पल्लवी द्विवेदी जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उन्होंने उनकी बेल खारिज की थी। और जहां स्वाभाविक है उनकी सास का, तो वो भी न्यायालय ने उनका एक जुडिशियल पावर है जिसके तहत वो उनको बेल दे सकती थी गिरीवाला जी मैडम को, तो उन्होंने उनको एंटीसिपेटरी बेल दी है। लेकिन न्याय प्रणाली पूरी गलत है या पूरा ये सिस्टम गलत है ऐसा नहीं है। उनको भी यहाँ से न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय की जो प्रक्रिया है वो आप देखिए, आप शुरू से लेके अभी तक सब उनके पक्ष में ही जा रही है, पीड़ित परिवार के। आप देखिए मीडिया भी उनके सपोर्ट में है, पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल। और अभी के जो हाल के हम फैसले देख रहे हैं लगातार, चाहे पुलिस की सक्रियता भी देखें या फिर जो कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं, चाहे पोस्टमार्टम दोबारा करने की बात हो, तमाम चीज़ से केस तो मजबूत हुआ है, उनकी बात आस बढ़ी होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अदिति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बनी है, साइकोलॉजी के हिसाब से आप कैसे देखती है कि क्या स्थिति उस वक्त रहती है जब इस तरह के मामले चल रहे होते हैं, या फिर जो लोग देख रहे हैं कि कई मामले ऐसे हैं कि लोगों से जो पीड़ित परिवार है या कईयों के संबंध ऐसे ठीक नहीं चल रहे हैं, क्या स्थिति लोगों के मन में होती है जब इस तरह के, या तो हत्या के नजरिए से देख लीजिए कि लोग हत्या तक कर देते हैं, या फिर मामला बढ़ जाता है, या फिर आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है, उस वक्त क्या चल रहा होता है दिमागी तौर पर? देखिए ऋषभ, जब कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट नहीं करता या एक्सेप्टेंस नहीं देखता है, या उसे लगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब उस मामले में देयर आर फेजेस। आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, आप उसको तरीके से मतलब करना चाहते हो कि भाई मेरे को यहाँ पे एक पोजीशन मिले, मैं इस घर में जो हूँ एक पोजीशन पे रह पाऊँ। फिर वहाँ पे भी जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, या फिर आपको रिजिडिटी मिलती है, या फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप वहाँ से उनको तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप 33 ईयर्स ओल्ड अडल्ट है, जो कि बहुत पूरी दुनिया देखी हुई है, मतलब आई एम श्योर कि भाई वेल रेड है, वेल ट्रैवल्ड है। उस व्यक्ति को अगर आप रिजिडिटी और अपने साथ में इस तरह से रखेंगे कि मेरी कमांड ही रहेगी या मेरी माँ की कमांड ही रहेगी, तो इस मामले में आपको व्यक्ति आप अपने पास नहीं ला पाता है। आपको अपने पास में लेकर आना है, उसको एक्सेप्टेंस दिखाना है। मगर जहाँ पे वो टूटता है, जब उनके परिवार ने भी, मैंने ऐसा न्यूज़ में देखा कि उन्होंने अपने फैमिली को बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रह पा रही हूँ या नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ, आप मुझे बुला लीजिए। तो हर फादर वाज ऑफ एन ओपिनियन कि भाई मैं अगर उसको ले आ पाता तो मैं आज रिग्रेट नहीं करता, आज मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूँ। तो जब मतलब दैट सेज कि उसको वहाँ से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, वो कुछ एक रास्ता ही नहीं देख पा रही थी इसके अलावा कि वो कोई एक एग्रेसिव स्टेप उठाए। अब वो एग्रेसिव स्टेप क्या था ये हमें अभी पता करना है। मगर इस हिस्से में आदमी टूट जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने पूरी स्थिति देखी, आपको लगता है कि इस मामले में जो खासकर पर्टिकुलर ये मामला देखने को मिला है, क्या इसको समय रहते सुलझाया जा सकता था? क्या वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से सुलझाया जा सकता था। एंड मतलब ओनली 6 मंथ्स का टाइम हुआ था। इसमें चीज़ें इतने हद तक अग्रेवेट हो गई, उसकी वजह मतलब उसके पीछे कुछ और रीज़न होगा, मगर 6 महीने का टाइम जो है वो बहुत कम टाइम होता है। आप लोगों को समझाने में, समझने में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, एक दूसरे के तौर तरीके समझने में बहुत टाइम लगता है। मगर मुझे यहाँ पे जो लगता है वो बहुत रिजिडिटी का मामला था। मतलब जो सीनियर पर्सन थी फैमिली की, बहुत रिजिड थी, और उसकी वजह से जो बेटा है वो भी शायद इन्फ्लुएंस में था, या फिर वो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ लीगल, मगर जब आप एक डोमिनेटिंग पर्सन के साथ में रह रहे हैं और वो डोमिनेटिंग पर्सन जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है फैमिली में हर जगह है, तो आपको अपने जो रास्ता है, जो आपके अपनी जगह जो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
और शायद इम्पेशेंस ही था या फिर वो उस चीज़ को नहीं देख पाई उस तरीके से। बिल्कुल, देखिए वाकई में अब क्या ठीक आपने कहा कि बाकी क्या चीज़ें हैं, कितना कुछ जांच में आगे स्पष्ट होगा। प्रीति जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपने पहले ठीक बातों का जिक्र किया कि जो स्थिति में जो थी ट्विशा शर्मा, इस तरह का कदम उठाना तो शायद वाकई में अपने आप में सवाल खड़े करता है। आप इस मामले में अगर खुद को जगह रखकर देखें, ऐसे तमाम लोग हैं, क्या रास्ते बचे होते उस टाइम? क्या रास्ते थे कि उस पर आगे रास्ते खुले होते जिनका रास्ते का चलकर इस मामले से समाधान निकल सकता था? क्योंकि ये मामला तो घट गया है, अब तमाम लोगों के साथ कुछ चल रहा है, तो आप क्या कहेंगी? ऐसे कौन कौन से रास्ते सिचुएशन में बचते हैं, उनका आप उपयोग कीजिए और समाधान की ओर जाइए और इन सबसे बच जाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अगर शादी हो गई है तो अगर वो शादी हमारी ठीक नहीं है तो हमारी जिंदगी पूरी खराब हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे, ये मत सोचिए। आप अपने माता पिता से बात कीजिए इस बारे में, और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है उस घर में, तो उस समय उनके सामने विरोध ना करके आप शांत रह के बस देखिए कि कब मुझे मौका मिले और मैं वहां से निकल जाऊं। क्योंकि उनके सामने आप बहस करोगे, लड़ोगे, मारपीट होगी, और उसके बाद आजकल इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा कि मतलब आप वहां पर बोलो ही मत जहां पर लोग आपकी बातें को नहीं समझ रहे हैं। आप उनके ही हिसाब से डील करो और मौका मिलते ही अपने घर चले जाओ। प्रीति जी, क्योंकि देखिए आप क्योंकि अब ये समय भी काफी बदलाव का दौर है, काफी जो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में तालमेल बड़ा मुश्किल हो गया है। इस दौर में आप क्या देखती हैं कि क्या बड़ी वजहें हैं कि लगातार परिवार टूटते चले जा रहे हैं? आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, खासकर हम ऐसे वहाँ बहुत मामले देखते हैं कि इस शादी को लेकर पहले से कह देना कि बहुत लंबी शादी चल जाएगी, बहुत गारंटी वाली बात दिखाई नहीं देती है। आप इसे कैसे देख रही हैं? क्या वजह इसकी है कि इस तरह की स्थितियां बन रही? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरी शादी को हुए लगभग 11 साल हो गए, तो आपकी शादी अगर चलेगी ना तो वो आपको 6 महीने में ही दिख जाएगी कि वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आपको इतना अनबन इतना कुछ दिख रहा है ना, तो आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। या तो आप दोनों फैमिली बैठ करके बात कीजिए, तो भी अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन डिवोर्स है। इसलिए आजकल ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। पहले लोग सहते थे, रहते थे। यही है कि आजकल लोग सहते नहीं है और बहुत सही करते हैं। मतलब वैसा ही कि सहना नहीं, अगर आपको जिंदा रहना है तो डिवोर्स ले लो। बिल्कुल, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा हावी हो ही रही है तो बेहतर तरीका है कि डिवोर्स लिया जाए। खैर ठीक है, जैसे और आगे बढ़ाएंगे हम। राजश्री पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि अब ये पूरा मामला आप देख रही हैं, इससे इतर भी अगर और मामले हम देखें तो ये मामले बहुत लगातार चर्चाओं में ऐसे देखने को मिल जाते हैं। इससे साथ ही एक और केस भी देखने को मिल रहा है और घर घर में लगभग ये समस्याएं होती हैं। तो क्या कुछ कानूनी रूप से मदद जल्दी लेनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना बने? और डिवोर्स को लेकर काफ़ी ऐसे सवाल भी होते हैं कि दहेज प्रताड़ना का मामला भी लोग इसको लेकर भी कई मिसयूज के देखने को मिलते हैं, तो इसके चलते भी ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं ताकि विवाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं परिवार में। आप अगर कोई परिवार में ऐसे मामले चल रहे हैं तो क्या सलाह देंगे कि क्या कुछ रूप से कानूनी रूप से सलाह ली जाए? देखिए, अगर एक मैं महिला हूँ और मेरी शादी कहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझ पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पहले तो अपने परिवार को अपनी चीज़ें बताइए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। जो अगली फैमिली है जहाँ आप बहू बन के गए हो उनको, उनके पेरेंट्स को बताइए। लेकिन जब ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ससुराल वाले, तब आपको एक कानूनी सलाह लेनी चाहिए कि इसके लिए आपको क्या करना है। और कानूनी सलाह में बहुत अच्छे प्रावधान दिए गए महिलाओं को। यहाँ पर मीडिएशन का भी प्रावधान दिया गया है कि मीडिएशन में दोनों पक्षों को रख के आप अगर आपको लगता है कि कोई मामूली चीज़ें हैं जिन पर विवाद बढ़ जाता है और फिर फैमिली के ऊपर आ जाता है कि वो नहीं रह पाएंगे, तो वो भी एक तरीका है। जब आपको लगता है कि असहनीय हो रहा है तब आप पुलिस की कार्रवाई भी कर सकते हो, शिकायती आवेदन पत्र दे सकते हो। आप जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायती आवेदन पत्र दे सकते हो। आप जो है जिला न्यायालय में एक परिवाद पेश करके घरेलू हिंसा का प्रकरण आप कर सकते हो। अगर आपको पति मेंटेनेंस के रूप में मान लो कोई राशि नहीं दे रहा, आप बेरोजगार हो, तो आप मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हो। बहुत सारे उपचार हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जितने भी फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस को लेके हुए हों, चाहे वो जैसे 498 में हुए हों, चाहे वो मेंटेनेंस में हो, डोमेस्टिक वायलेंस में हो, सबसे पहले
उसमें काउंसलिंग की जाए और हमारे जजेस भी जो है कोर्ट में खुद बिल्कुल बिल्कुल, काउंसलिंग समय पूरा हो कराते गया हैं। क्योंकि जी। अदिति जी, एक रिएक्शन आपके पास में आऊंगा। बताइएगा कि इस पूरे मामले में लगातार एक सवाल जो चल ही रहा है, मैंने आपसे पहले भी किया, क्या ट्विशा शर्मा को बचाया जा सकता था? और दूसरी बात है कि सोशल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर इस तरह के मामले में लगातार देखते हैं किसी के आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कुछ आप इसको लेकर सोशल वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहेंगे? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर ही आंसर है। सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही है तो वो अगर ना बोले। वैसे एक बात ये भी होती है कि दूसरे के घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो हम वहाँ पे बोलना नहीं चाहते, मगर इफ़ यू सी एनी डोमेस्टिक वायलेंस, इफ़ यू सी एनी एट्रोसिटीज़ हैपनिंग, आपको बिल्कुल बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसे किसी एक काउंसलर के पास, जैसे साइकोलॉजिकल या फिर मैरिज काउंसलर के पास पहुंचाएं, ताकि उसे वो ये समझ में आए कि यार उसको ये सहन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके साथ जो हो रहा है वो जो सामने वाला कर रहा है वो ये समझ रहा है कि नहीं कि गलत है। क्योंकि बहुत सारे वैल्यू सिस्टम्स जो हैं या बहुत सारे रीतियाँ जो हैं हमारे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। तो इसलिए जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, देयर इज मैरिज इज नॉट योर लाइफ, मैरिज इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक, आपकी बात है। और देखिए, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा आपने की है, चर्चा इस पर और भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं हुई है, क्या कुछ रास्ते खुले रहते हैं आपके बीच में? अगर किसी घटना घट रही तो क्या कर सकते हैं? और जैसा कि प्रीति जी ने कहा कि क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं, और कहा कि डिवोर्स एक आपका समाधान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि जिंदगी सबसे बड़ी है, और अगर उसके आड़े कुछ आता है तो आप वो रास्ता जाइए जहां से आपकी जिंदगी बच सकती है। खैर, चर्चा इस पर और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजश्री जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदिति जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, इस मामले में लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कई सवालों के साथ ही कहानी उलझी हुई है। अब क्या कुछ आगे की तस्वीर साफ होगी, और ऐसे मामले किसी के साथ चल रहे हैं तो क्या कुछ समाधान हो सकता है, इस पर भी हमने चर्चा की है। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।